नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सरकारें बदलती हैं, प्रधानमंत्री बदलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि समय भी बदल जाए। लेकिन ऐसा भी वक्त आता है जब सरकार बदलने से, प्रधानमंत्री बदलने से समय बदलता है। शर्त यह है कि जो प्रधानमंत्री बना है, जो नेतृत्व कर रहा है, उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, डटकर खड़े रहने की, जो जिसको गलत समझते हैं उसका विरोध करने की। पिछले दिनों आपने एक खबर पढ़ी होगी, ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 14 जून की ही खबर है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार जाहिद उर रहमान भारत आए। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उतरे, उनको रोक लिया गया, 2 घंटे तक रोका गया। उसके बाद उनको ढाका की तुरंत फ्लाइट नहीं थी, तो कोलंबो की थी। तो कोलंबो के जरिए ढाका भेजने का उनको बोर्डिंग पास दे दिया गया, कहा नमस्कार जाइए। अब किसी देश के प्रधानमंत्री के सलाहकार को आप इस तरह से एयरपोर्ट से लौटा दें, आप सोचिए कितनी बड़ी खबर बनती है, कितना बड़ा हंगामा होता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई ब्रीफिंग भी नहीं की, कोई बयान भी नहीं दिया। सवाल यह है कि इसके पीछे हुआ क्या। डॉक्टर दीपेश दिवाकरन ने इसकी कहानी बताई है, इसके बारे में बताया है। ये जाहिद उर रहमान ये एक YouTube चैनल चलाता है। जब बांग्लादेश में उथल पुथल चल रही थी, उस समय ये हिंसा भड़काने का काम कर रहा था। अल जजीरा को इसने बयान दिया था और कहा था कि हिंसा के बिना, खून खराबे के बिना सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। और उस समय खुलकर बोल रहा था, भारत के खिलाफ बोल रहा था कि भारत बांग्लादेश को वासल स्टेट समझता है, यानी पराधीन देश समझता है, और भारत बांग्लादेश को गुलाम बनाना चाहता है। ये सब बातें वो खुलकर बोलता था। इसके YouTube का नाम है जाहिद स्टेक। भारत में उस पर प्रतिबंध है। तो खूब जहर उगलता था भारत के खिलाफ और लगातार भारत के खिलाफ बोलता है। और उसी दौरान और चीज़ें हो रही थी बांग्लादेश में। $576 मिलियन अमेरिका ने पंप किया बांग्लादेश में उसी दौरान। और आंदोलन जो छात्रों के आंदोलन के नाम पर शुरू हुआ था, वो सरकार विरोधी आंदोलन बना और सरकार का तख्ता पलटने का आंदोलन बना और सरकार का तख्ता पलट दिया गया। मोहम्मद यूनुस जो अमेरिका का पिट्ठू था, उसको जो है सलाहकार के रूप में, जो कि प्रैक्टिकली प्रधानमंत्री का पद था, उस रूप में उसको बिठा दिया गया, सत्ता में उसको बिठा दिया। ये 2024 की बात है, अगस्त 2024 की। शेख हसीना वाजिद जो उस समय प्रधानमंत्री थी, निर्वाचित प्रधानमंत्री थी, उनका तख्ता पलट दिया गया। उनको भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी, राजनीतिक शरण। अब भी वो भारत में है। उसके बाद अभी 2026 में चुनाव हुआ। शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी है अवामी लीग, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ये चुनाव नहीं लड़ सकती। आप कल्पना कीजिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी, उसको चुनाव से बाहर कर दिया गया। तो जाहिर है कि जो नंबर 2 की पार्टी थी वो जीत जाती है। ये बेगम खालिदा जिया की पार्टी है और उन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान, जो इस समय प्रधानमंत्री हैं। ये इनकी पार्टी का नाम है BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये प्रधानमंत्री बन गए। ये लंबे समय से विदेश में रह रहे थे और इनको भी अमेरिका का ही पिट्ठू माना जाता है, लेकिन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, तो इसलिए इनका स्टेचर मोहम्मद यूनुस से बड़ा है। ये जो जाहिद उर रहमान था, प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने इसको अपना स्ट्रेटजिक एडवाइजर बना लिया। और इसको अंदाज़ा नहीं था कि भारत में सरकार बदल चुकी है, भारत में प्रधानमंत्री बदल चुका है और ये अब वो भारत नहीं है। मुझे याद आ रही है घटना, जब बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने भारत की SSB के 4 जवानों को मारकर संगीन से उल्टा लटका दिया था। भारत सरकार ने उस समय विरोध जताया था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। पिद्दी सा देश है बांग्लादेश। न उसके पास थल सेना है, न वायुसेना है, न नौसेना है किसी लायक। उस देश ने भारत जैसे विशाल देश, शक्तिशाली देश के साथ ये किया और भारत सरकार ने कुछ नहीं किया।
आप देखिए सत्ता के साथ समय कैसे बदलता है, इसका उदाहरण है जाहिद उर रहमान का आना और जाना। ये 14 जून को पहुंचा तो भारत सरकार को मालूम था कि ये आ रहा है। MEA की एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये आ रहा था शामिल होने के लिए, तो पहले से जानकारी थी भारत सरकार को। भारत सरकार ने रोका नहीं इसको आने से। एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इसको इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाया गया। 2 घंटे तक पूछताछ हुई। कहा तुम्हारी हिस्ट्री जानते हैं हम, तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं और तुम्हारी फाइल भी है हमारे पास। सब कुछ बताने के बाद फिर पूछा गया कि जाओगे? उसने कहा नहीं, मैं लौटना चाहता हूँ। तो तुरंत कोई ढाका की फ़्लाइट थी नहीं सीधी, तो इसलिए श्रीलंका की कोलंबो की फ़्लाइट थी। तो कोलंबो की फ़्लाइट का टिकट और बोर्डिंग पास देकर उसको रवाना कर दिया गया। बांग्लादेश से कोई विरोध नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आया। ये भारत का बांग्लादेश को संदेश था कि हमारे खिलाफ जो है, हमको जो दुश्मन समझता है, उसके साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं। और बांग्लादेश की मौजूदा सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। शेख हसीना की सरकार क्यों गई? एक छोटा सा 8 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, आइलैंड है, जिसका नाम है सेंट मार्टिन। अमेरिका उसको चाहता था, जो बाइडेन चाहते थे, उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के। वो स्ट्रेटेजिक उसकी लोकेशन ऐसी है कि वहाँ अगर अमेरिका अपना सैनिक अड्डा बना लेता, जो बनाना चाहता था, उसी के लिए चाहता था कि शेख हसीना दे दे अमेरिका को, लीज पर दे दें, तो वहाँ से वो बंगाल की खाड़ी, भारत और चीन, इन पर नज़र रख सकता था। भारत की सुरक्षा के लिए वो बड़ा खतरा था। शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में इस बात का ध्यान रखा, हालांकि उनके चीन से भी संबंध थे, इसके बावजूद इस बात का ध्यान रखा कि भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ किसी काम को वो मंजूरी न दे। तो उन्होंने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ, अमेरिका ने उनका तख्ता पलट कर दिया, सत्ता से हटा दिया। भारत में आकर उनको शरण लेना पड़ा, अभी भारत में है। तो अमेरिका अपने हितों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, इसका ये उदाहरण है। और अमेरिका की नज़र बांग्लादेश के कई हिस्सों पर है। अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक सड़क बनाना चाहता है, और म्यांमार में जो विद्रोही हैं, भारत विरोधी हैं, सबसे ज़्यादा असर उनका नॉर्थ ईस्ट पर है। मणिपुर में ये जो इतनी हिंसा हुई, इसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं लोगों का था। तो नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज में बड़ी बेचैनी है कि भारत ये होने नहीं दे रहा है, और भारत ये होने देगा नहीं। हालांकि अभी चीन की यात्रा पर गए थे तारिक रहमान, वहाँ एक पोर्ट जो जिसका समझौता हुआ था भारत से, भारत को डेवलप करने के लिए देंगे, वो चीन को देने की घोषणा कर दी। तो भारत और बांग्लादेश के संबंध ऊपर से भले ठीक दिख रहे हो, भारत कोशिश कर रहा है कि संबंध ठीक हों, लेकिन बांग्लादेश का जो रवैया है, उसका चीन और पाकिस्तान से जो उसके बढ़ते संबंध हैं, वो ये बता रहे हैं कि भविष्य में भारत को बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। उसे अगर अपनी सीमाओं की सुरक्षा की चिंता है तो बांग्लादेश को सबक सिखाना पड़ेगा। तो सबक सिखाने का काम तो बाद में होगा, अभी तो संदेश देने का समय है। जाहिद उर रहमान के जरिए भारत ने संदेश दिया है कि वो अपने दुश्मनों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। अगर प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार को इस तरह से बैरंग वापस भेजा जा सकता है, 2 घंटे एयरपोर्ट पर बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। भारत ने इसलिए आने दिया कि भारत के इंटेलिजेंस नेटवर्क में उसका नाम था, उसके बारे में जानकारी थी, उसकी पूरी फाइल थी, उसको बताया गया कि तुम्हारे बारे में हम क्या क्या जानते हैं। जाहिर है कि जाकर उसने वहाँ बताया होगा। इसके बाद भी आप देखिए कि कहीं कोई चर्चा इसकी नहीं हुई खबर की। बांग्लादेश सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई विरोध दर्ज नहीं कराया गया, क्योंकि बांग्लादेश को पता है कि भारत और क्या कर सकता है। दरअसल युद्ध की बात छोड़ दीजिए, सैनिक कार्रवाई की भी कोई बात नहीं है। भारत जिस दिन चाहे उस दिन
बांग्लादेश का टेटुआ दबा सकता है। बांग्लादेश में जो डीजल की खपत है, डीजल की जो रिक्वायरमेंट है उनकी ज़्यादातर भारत से जाती है, और भारत से इतना सामान जाता, बिजली भारत से जाती है। भारत बांग्लादेश को बिजली देना बंद कर दे तो बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप हिम्मत देखिए, उसका कारण क्या है? सिर्फ एक, इस्लाम की वजह से बांग्लादेश को पाकिस्तान ज़्यादा प्रिय लगने लगा है, जिस पाकिस्तान ने अभूतपूर्व तरीके से दमन किया बांग्लादेशियों का, लाखों की हत्या की, बलात्कार किए। आखिर बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में भारत को दखल देना पड़ा, भारत ने अलग देश बनवाया। लेकिन आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान को मित्र समझता है और भारत को दुश्मन समझता है। लेकिन भारत अब उस स्थिति में है कि वो चीन जैसे शक्तिशाली देश से नहीं डरता, तो फिर बांग्लादेश की हैसियत क्या है? लेकिन ये बांग्लादेश और पाकिस्तान ये इरिटेंट्स हैं, ये समय समय पर परेशान करते रहते हैं। तो इसलिए इनका स्थायी इलाज करना ही पड़ेगा एक न एक दिन। भारत इसको बहुत लंबे समय तक टाल नहीं सकता है। अभी तो तात्कालिक ज़रूरत हमारी जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षित करने की है, जिसकी दिशा में बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। जो स्थिति आज से 10 साल पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर की थी, आज नहीं है। आज वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। चीन की नज़र भी उस पर है। बांग्लादेश चीन की मदद करना चाहता है, लेकिन भारत की जो तैयारी है, भारत ने जिस तरह से राफेल का स्क्वाड्रन तैनात किया है, उसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती जिस तरह से हुई है, सेना की मौजूदगी जिस तरह से बढ़ाई गई है, एयरफोर्स की मौजूदगी बढ़ाई गई है, वो इस सब का संकेत है कि भारत को पता है कि बांग्लादेश का इरादा क्या है और उसके जरिए चीन का इरादा क्या है। चीन को गलवान के बाद समझ में आ गया है कि भारत से वो युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध करेगा तो जीत नहीं सकता। जिस तरह का मुंहतोड़ जवाब गलवान में चीन को मिला है, चीन को मालूम है कि वो भारत से लड़ाई लड़ने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन चीन भारत को परेशान करते रहने की स्थिति में है और वो करता रहेगा। वो दोस्ती की भी बात करेगा और इस तरह की मुश्किलें भी पैदा करता रहेगा। तो इसलिए भारत को अपने को ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। जब ज़रूरत पड़े हम उसका जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं तैयार रहें, और उसकी तैयारी इतने बड़े पैमाने पर हो गई है। खासतौर से बहुत सी चीज़ें, अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण हुआ है उसकी जद में चीन तक का हिस्सा आता है। 114 और राफेल विमान हम खरीद रहे हैं फ्रांस से। एमका जो 4.5 जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो भारत में निर्मित हो रहा है, उसका निर्माण शुरू हो गया है। तो रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस दुनिया भर में उसकी मांग है। चीन का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उससे ज़्यादा भरोसेमंद है भारत का मिलिट्री इक्विपमेंट, उसकी गुणवत्ता ज़्यादा है, चीन से बेहतर है। तो चीन को भी मालूम है कि भारत की आज ताकत क्या है। बांग्लादेश ऐसे छोटे मोटे इरिटेंट पैदा करते रह सकता है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि आखिर एक दिन अगर भारत का सब्र जवाब दे गया तो फिर उसका क्या हाल होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद से बांग्लादेश में बहुत खलबली है। उनका जो धंधा था, व्यापार था, बॉर्डर के जरिए अवैध व्यापार जो था, चाहे स्मगलिंग थी, कैटल स्मगलिंग है, ड्रग्स की स्मगलिंग हो, हथियारों की स्मगलिंग हो, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, वो सब बंद हो गया है। और अब भारत में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको निकालने की तैयारी चल रही है, और बांग्लादेश को मालूम है कि उसके लिए मुश्किल आने वाली है और दिन पर दिन उसकी मुश्किल बढ़ने वाली है। तो इसके जवाब में उसके पास एक ही रास्ता है कि वो चीन और पाकिस्तान के ज़्यादा करीब होने की कोशिश करे, लेकिन पाकिस्तान और चीन भी उसके ज़्यादा काम नहीं आने वाले हैं। उसके काम अगर कोई आ सकता है तो भारत ही आ सकता है।
जब तक भारत मदद कर रहा था, देखिए बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कैसी थी। भारत की मदद पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, कम हुई है, तब देखिए बांग्लादेश की क्या स्थिति है। तो ये जाहिद उर रहमान के जरिए भारत ने बांग्लादेश को बहुत ही कड़ा संदेश दिया है, सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।